मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे पूर्व में कल जो वीडियो अपन ने जहां अधूरा छोड़ा था उसी को आगे राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन, उस राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व है जिस पर अपन ने कल चर्चा की। जाति है, सांप्रदायिकता है, प्रादेशिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषाई विवाद है, आर्थिक असमानता है या आर्थिक विषमता, राजनीतिक अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, ऐसे कई आयामों पर कल हमने चर्चा की। अब इन राष्ट्रीय एकीकरण के जो बाधक तत्व है इनको दूर करने के लिए, इस विकट समस्या से छुटकारा पाने के लिए उचित समाधान कौन कौन से हो सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निष्ठा होती है, उसी निष्ठा के सम्मिलित रूप को, व्यापक रूप को राष्ट्रीय निष्ठा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी व्यक्तियों की सामूहिक निष्ठा ही राष्ट्रीयता की निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए और उस भावात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट से राष्ट्रीय एकता बनती है। क्या बनती है? राष्ट्रीय एकता बनती है। इस राष्ट्रीय एकता को कौन कौन से ऐसे तत्व है जो विघटनकारी या बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में हम विवेचन करेंगे। राष्ट्रीय एकता हम हमारी प्राचीन कालखंड की उस ऐतिहासिक विरासत को थोड़ा संस्मरण में, उसको हम जो चीज हमारे मन और स्मृति पटल पर विस्मृत हो चुकी है, उस विस्मृत स्मृति को हम पुनः जागृत करें, उस सुषुप्त अवस्था को हम जागृत रूप में यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण को बहुत संबल मिलता है। ये जो भावात्मक लगाव है ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता को परिलक्षित करते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर हो, चाहे सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर हो, राजस्थान सहित विभिन्न प्रांतों तथा संपूर्ण देश में जो विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों में यह भारतीय राज्य व्यवस्था तथा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पीजी की क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो हम सघनता से उच्च निष्ठा को आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख कारक या इस समस्या के उचित समाधान के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर सकते हैं? तो सबसे पहले है समाज के सब वर्गों का राजनीति में, सत्ता में सहभागिता हो। सत्ता में सहभागिता होना या न होना वो अलग बात है, लेकिन सब वर्गों का राजनीति में प्रवेश होना आवश्यक है। तो क्या होगा? समाज के सब वर्गों का राजनीति में या राज्य व्यवस्था में प्रवेश।
देखो, हम पीछे 70 साल के इतिहास को हम देखें तो लगभग 40 वर्ष तक तो कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता रही। सत्ता के सहभागी कुछ लोग ही बने। हाँ, हम पूरे भारत के लोग इस भ्रम में जी रहे थे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोकतंत्र के सबसे अच्छे हथियार का उपयोग कर रहे हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। ये केवल भ्रम था। हमारे चाहे प्रांत की सरकार हो या विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकार हो या हमारी संघ सरकार हो, प्रत्येक में केवल एक परिवार, अरे वहां से छोड़िए, आप यदि क्षेत्र में भी आकर के समझने की कोशिश करेंगे, हमारा जिला स्तर की राजनीति हो या नगर पालिका की राजनीति हो या वार्ड मेंबर की राजनीति हो या ग्राम पंचायत के सरपंच की राजनीति हो, कुछ परिवारों तक ही यह लोकतंत्र सीमित रहा है। हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। परंपरागत जो मारवाड़ी परिवार है, उन मारवाड़ी परिवारों में प्राचीन कालखंड में ऐसा होता था, कोई भी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो तय कर लेता था, वो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो या राजनीतिक निर्णय हो, सबको माने होते थे। एक के पीछे सबसे भेड़ चाल। तो काहेगा लोकतंत्र भाई? विगत कुछ सरकारों को छोड़ दीजिए, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, देवगौड़ा गुजरात, अटल और मोदी, तो 70 साल में किसने राज्य किया है? तो सब वर्गों का समुचित जो है वो वर्चस्व था क्या? नहीं था। ये केवल हम इस भ्रम में जी रहे थे। तो क्या होता है कि इससे निराशा आती है। मरे कौन इस आलस में लोकतंत्र का सजग पहरी बस जीता रहता है। हमारे उस अमुक व्यक्ति ने तय कर लिया, वही राजनीतिक निर्णय होंगे। इस निराशा से अलगाव का भाव आता है। कोई भी समस्या हो, अलगाव के भाव की जो समस्या है, वो चाहे झारखंड की हो, गोरखालैंड की हो, बोडोलैंड की हो, मरु प्रदेश की हो, एक दिन में उत्पन्न नहीं होती है। लंबा कालखंड चलता है। उस लंबे अंतराल में यदि उस अलगाव के भाव को, भावात्मक लगाव के भाव की तरफ हम जागृत नहीं करेंगे, तो वह भटकाव, अलगाव बढ़ता जाएगा और कालांतर में वही पृथकता की बात को प्रबलता पूर्वक रखेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? वही पृथकता की बात को प्रबलता पूर्वक रखेगा और वो भटकाव, बिखराव की ओर होकर के अखंड जो राष्ट्रीय एकता है उसको खंड खंड करेगा। यहां समझने का प्रयास होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पंडित नेहरू ने कर दिया, कागजों में ही कर दिया। वास्तविक तो विकेंद्रीकरण हुआ ही नहीं। तो इससे क्या है, सब लोगों का, सब वर्गों का उचित
प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्था में होना चाहिए। यदि वो सत्ता में सहभागी होंगे तो अलगाव का भाव उनका भावात्मक लगाव की ओर हो जाएगा। एक हम हमारे मित्र के मामे की शादी में जाते हैं, ठीक है, कोई दूसरा मित्र खींच के लेके गया है, उसके मित्र के मामे की शादी है, तो उस मित्र को भी वहां पर भावात्मक लगाव नहीं उत्पन्न होगा, तो हमारा तो कैसे होगा? एक हमारे खुद के यदि मामा जी की शादी है और हम वहां पर सहभागी बनते हैं तो हमारा कितना भावात्मक लगाव होता है। ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी, राज्य व्यवस्था में भी यदि सत्ता में हम सहभागी बनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सत्ता के कारण हमारे राष्ट्र के प्रति जो अलगाव का भाव है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और वह भावना है वो किसकी ओर जागृत हो जाएगी? वह भावना भावात्मक लगाव की ओर जागृत हो जाएगी और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बने रहे। सबका साथ सबका विकास वर्तमान में ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और प्रयास भी हो रहा है, स्वस्थ मन से हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार जैसे कई ऐसे आयाम हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र राजनीति पर कुंडली मार के बैठे हैं जो इसको फलीभूत होने नहीं दे रहे। उसको फलीभूत करने के लिए यदि प्रबल मन से कुछ लोग जो लगे हैं वो निश्चित रूप से यदि 10 वर्ष तक वो सत्ता में सहभागी बनते हैं और हमारी जो जागरूकता राजनीति के प्रति अभी जो हुई है हालिया समय में, रिसेंटली समसामयिक भारत के लोगों में जो राजनीतिक जागृति हुई है वो जागृति या निराशा और जो अलगाव का भाव था वो समाप्त हो चुका है। हम भावात्मक लगाव से राजनीति से जो जुड़े हैं, जो हमारी भावना खंडित थी वो पुनः राष्ट्रीय एकता के नाम पर अखंडित हो रही है, तो स्वतः ही अपने आप वही राष्ट्रीय एकीकरण पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप इसको कल्पना नहीं मान सकते हैं, अभी तो ये कपोल कल्पना लग रही है, लेकिन यदि ये सपना इसी प्रकार ये व्यवस्था रहती है तो ये सपना साकार हो सकता है। वैदिक कालखंड की जो परंपरा थी उसी परंपरा के अनुरूप वो व्यवस्थाएं पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है। उसके लिए हमारे को एक दूसरी व्यवस्था होती है सहकारी संघवाद, उसको अपनाना पड़ेगा। क्या? सहकारी संघवाद। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। संघ तथा विभिन्न एकक या राज्य या प्रांत जिसको बोलते हैं उनमें संघ राज्य संबंधों को लेकर के व्यवस्था एकात्मक और संघात्मक दो प्रकार की होती है। भिन्न भिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने भारत की संघीय व्यवस्था पर भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को अपनाया है और बताया है, समझाने की चेष्टा की है। किसी ने इसको अर्धसंघीय कहा है, किसी ने एकात्मक होते हुए संघात्मक कहा है। तो मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघ, बार्गेनिंग, लेकिन ये सहकारी संघवाद डीडी बसु सहित
कुछ लोग जिस सहकारी संघवाद की जो बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस सहकारी संघवाद की जो कल्पना की थी, उसमें ऐसा होता है संघ तथा राज्य आपस में मिलकर के विभिन्न व्यवस्थाओं को फलीभूत करें। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको स्वस्थ मन से, अच्छे मन से, स्वच्छ मन से, निष्पक्षता के भाव से, बिना किसी आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह संचालित करें तो निश्चित रूप से यही सहकारी संघवाद हमारी राष्ट्रीय एकता को बल दे सकता है। होता क्या है, सीमा को लेकर के, नदी जल वितरण को लेकर के, अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था को लेकर के संघ तथा राज्यों के मध्य, राज्यों व राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक हमारा विस्तृत दायरा भी है, हमारा भूभाग, भौगोलिक क्षेत्र भी भिन्न भिन्न है, तो अलगाव का भाव निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उत्पन्न हो ही जाता है। उस संदेह और संकोच को दूर करने के लिए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद में संघ सरकार के कैबिनेट के कुछ मंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। उसमें एक राष्ट्रीय एकता परिषद भी है। तो अंतर्राज्यीय परिषद में भारत को 5 प्रकार के भागों में बांटते हुए इन समस्याओं का उचित समाधान निकालने का प्रयास हुआ। मैं मानता हूं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1990 तक इसमें कोई प्रयास इतना नहीं हुआ, लेकिन 1990 में जब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो गया तो प्रयास हुआ और वर्तमान में वो प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है। तो उस प्रयास में यदि राज्य के मुख्यमंत्री कुछ दुराग्रहों को छोड़ करके राजनीतिक लिप्साएं या अपनी दलीय जो निष्ठाएं हैं उस आचरण को छोड़ करके यदि स्वस्थ और स्वच्छ मन से प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है। राष्ट्रीय एकता में जो ये दुराग्रह बाधक तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है वो पुनः स्वच्छ हो सकता है। फलतः ऐसा प्रयास हमारी राज्यों की सरकारों के द्वारा ज्यादा दुराग्रह, राज्यों से भी ज्यादा संघ सरकार दुराग्रह रखती है। संघ सरकार अपने नीति आयोग के माध्यम से उन राज्यों का तो सहयोग अत्यधिक करती है जो अनुकूल दल या अनुकूल दलों के गठबंधन की सरकार है, जो सत्तारूढ़ संघ की सरकार के अनुकूल है, उनके प्रति द्वेष रखती है। जो प्रतिकूल दल या दलों के गठबंधन की सरकार है तो यहां पर कैसा प्रयास होना चाहिए, यहां पर अच्छे मन से ऐसा प्रयास होना चाहिए कि सहकारी संघवाद, यानी कि संघ सरकार को चाहिए कि नदियों का समझ लो जोड़ने का उपक्रम शुरू किया जाता है तो बिना कोई भेदभाव किए चलाना चाहिए। नीति आयोग जहां सहयोग कर रही है, आर्थिक दृष्टि से संबल प्रदान कर रही है, उन क्षेत्रों से प्रबल मन से उनको सहयोग करना चाहिए जिन मन से
उनके विरोधी दल की सरकार है, उसके बावजूद भी उनका सहयोग होना चाहिए। इस प्रकार यदि सहकारी संघवाद को अपनाया जाता है, इसको अंगीकार या स्वीकार किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय एकीकरण है वो और भी स्वस्थ और स्वच्छ हो सकती है। इसके साथ साथ शिक्षा जगत में क्रांति होनी चाहिए। किसमें? शिक्षा जगत में। शिक्षा जगत में क्रांति। देखिए, हमारे विद्यालयों के पाठ्यक्रम हो, चाहे महाविद्यालय के पाठ्यक्रम हो, उसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद, अरे हमारी संस्कृति का जो वैभवशाली कालखंड है, उन स्वर्णिम परंपराओं को कहां पढ़ाया जाता है? आपने केवल गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई या जनता पार्टी की सरकार आई तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्यों भाई? अरे खुदीराम बोस को कहां पढ़ाया आपने? आपने भगत सिंह को पाठ्यक्रम से क्यों हटा दिया? यदि तीसरी के पाठ्यक्रम में आपने जितना गांधी पर बल दिया, इतना आप सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई इन पर नहीं दिया। यदि दिया होता तो यह परिदृश्य होता क्या? अंग्रेजी माध्यम की जितनी भी पाठ्यक्रम है, उन पुस्तकों में क्या पढ़ा है? अरे एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव उचित है और अतिथियों का स्वागत गोमांस से किया जाता था। ये एनसीईआरटी की पुस्तकें मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, खोल के देखिए, उसमें मिलेगा। क्यों भाई? गाय हमारी माता है, कहां गोमांस खिलाया जाता था? बताइए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ी गई? सेमिनार क्यों नहीं होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत महती योगदान दिया था, उसको कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। गुजरात का ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता है, थोड़ा प्रयास करता है और उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में मान्यता देता है, तब हम लोगों को पता चलता है, अरे भाई हम कहां सो रहे। तो सरदार पटेल, जिसने राष्ट्रीय एकता और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो चेष्टा हुई है, उसको कक्षा प्रथम में ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो उनके मन और मस्तिष्क में इस प्रकार की भावनाएं जागृत होती, विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां होनी चाहिए, भाषण होने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, वर्कशॉप होने चाहिए, जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते हैं। इस प्रकार के आयामों को पाठ्यक्रमों के अलावा भी विभिन्न संगोष्ठियों, सेमिनारों, वर्कशॉपों के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा करनी चाहिए। हमने हमारा पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार का बना दिया। कांग्रेस और उसके अनुकूल की सरकार आई, राजीव गांधी को पाठ्यक्रम में, नेहरू को पाठ्यक्रम में, इंदिरा को पाठ्यक्रम में, गांधी को पाठ्यक्रम में, राजीव गांधी को शहीद बता दिया। शहीद कैसे हो गया भाई? भगत सिंह को तो आप कहीं पढ़ा नहीं रहे हो, सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया, पटेल को गायब कर दिया, राजीव गांधी अपनी एक सभा को
संबोधित करने जा रहे थे, वहां पर हो जाते शहीद हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शहीद बता दिया, नेहरू को हटा दिया, गांधी को हटा दिया, इंदिरा को हटा दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, और आप मोदी को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। अरे भाई, आप शिक्षा का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? शिक्षा में वही स्वस्थ और स्वच्छ हमारी ऐतिहासिक विरासत की जो चीजें हैं उनको जोड़ो। आपने रामायण को कहीं नहीं पढ़ाया, श्रीमद् भागवत गीता को कहीं नहीं पढ़ाया, शिवाजी महाराज को कहीं नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप को केवल थोड़ा पाठ्यक्रम में जोड़ के छोड़ दिया, पद्मिनी की जोहर के बारे में बताया नहीं, तो हमारी माताएं बहनें कैसे समझेंगी? तो पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार के आयाम प्रतिष्ठित करने चाहिए, जोड़ने चाहिए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न हो, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्थिक विषमता है वो भी विघटनकारी तत्व के रूप में या बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। अब ये जो आर्थिक विषमता का आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता कि जो आर्थिक विषमता है, इसका जो दंश है वो भारत में निराशा की भावना लोगों में उत्पन्न करता है। वही निराशा कालांतर में धीरे 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 अलगाव का भाव उत्पन्न करता है, और वही अलगाव कालांतर में स्वायत्तता और फिर पृथकता की ओर, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में देखी जा सकती है। क्योंकि जैसे कुछ विशेषाधिकार स्वतंत्र भारत हुआ, उस कालखंड में कुछ अभिजन समूह जो थे, पॉलिटिकल, जिसको एलाइट्स बोला, राजनीतिक अभिजन थे, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। जिन क्षेत्रों में उनका वर्चस्व था वो वहां के क्षेत्रप बन गए, तथा प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार के कुछ पूंजीपति जो थे वो राजनीति में सक्रिय हो गए। वो पूंजीपति राजा महाराजा के या तो खजांची थे, या राजा महाराज स्वयं थे, या वहां के नगर सेठ थे। राजनीति भी उनके पास आ गई और उन्होंने उस राजनीति का लाभ उठाते हुए पूंजी का केंद्रीकरण शुरू कर दिया। राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, और अर्थ का जो अभाव होता है वो बहुत अनिष्टकारी होता है। राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस बात को कहा भी है, अर्थ का अभाव और प्रभाव दोनों अनिष्टकारी है। अर्थ के अभाव में तो हम जैसे लोग आ गए, उनके लिए अनिष्ट कार्य इस कारण हो गया कि क्या खाएं, क्या पहने, और प्रभाव इसलिए उनके लिए अनिष्टकारी हो गया
उनके सामने ये समस्या हो गई, क्या क्या खाएं। उनका जो पारिवारिक जो था वो बिखराव इस प्रकार हो गया कि संस्कृति है वो समाप्त होने लगी। तो इस आर्थिक विषमता के कारण कुछ विशेषाधिकार जिन लोगों को प्राप्त हो गया वो समाप्त होना चाहिए। आज किसी को अपने घर में शौचालय बनाना है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, उस परिवार की माताओं और बहनों को बड़ी कठिनाई अनुभूति हो रही है, तो बैंक के 50 चक्कर काट लेगा, लेकिन ये कागज अधूरा है, ये कागज अधूरा है, चक्कर काटते रहेंगे। भाई नवे किसान ने अपनी जमीन को, खेत को गिरवी रख करके यदि अपना ऐसा कोई लोन ले भी लिया, हर तीसरे दिन बैंक वाला अपने वकील से नोटिस भिजवा देगा, आपकी कुर्की की जा रही है। अरे जिनको आपने करोड़ों, 20,000 करोड़, 10 अरब, 55,000 करोड़ रुपए लोन के दिए हैं, मैनेजर की हिम्मत है क्या वहां पर हाथ डालने की? उनके सारे के सारे खाते मर्ज हो जाते हैं, उनका लोन माफ हो जाता है। अरे ऐसा हमारे भारत में हो रहा है। ऐसी कल्पना वैदिक कालखंड के उस स्वर्णिम युग के लोगों ने की थी क्या? ये कमी कहां है? राष्ट्रीय एकता के उस राम जैसे चरित्र के लोगों को बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। राजा कैसा होता है, राम के चरित्र के आचरण को देख करके राजा आचरण करे। राजा वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विभिन्न कैबिनेट मंत्री, ये राजा ही तो है, और क्या है? राम के चरित्र को आदर्श मान करके यदि वो उस प्रकार का शासन उसी निष्ठा से चलाते, आवश्यकता पड़ने पर अपनी अर्धांगिनी का भी परित्याग कर दे, उसको बोलते हैं न्याय और राजा। ऐसे अनुपम उदाहरण विश्व की किसी संस्कृति में नहीं मिलेंगे। उसी संस्कृति के उपासक भारत के लोगों में गरीब की झोपड़ी को पुर किया जा रहा है, और जिसको 5,000 करोड़ रुपए दिए थे उसको माफ कर दिया, या कुछ लोग लेकर के विदेशों में भाग गए। इस प्रकार का जो आर्थिक विषमता है उसका उन्मूलन होना चाहिए। ये जो आर्थिक विषमता जो थी, उस आर्थिक विषमता की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, इतनी चौड़ी हो गई, कालांतर में अलगाव का भाव उत्पन्न हो गया, और वही राष्ट्र के विखंडन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फलतः भारत में क्या होना चाहिए? आर्थिक विषमता का उन्मूलन होना चाहिए। उसके साथ साथ विघटनकारी जो तत्व है उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध। विघटनकारी जो तत्व है उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये क्या करते हैं? अराजकतावादी परिदृश्य उत्पन्न करते हैं और उसी अराजकता के भाव को कालांतर में आगे बढ़ाते हैं और हिंसात्मक आंदोलन करते हैं। उस हिंसात्मक आंदोलन से राष्ट्रीय एकता पर प्रहार होता है और वही राष्ट्रीय एकता पर प्रहार से राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो बाधित होती है।
फलतः इस प्रकार के विघटनकारी जितने भी तत्व हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए, तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी। फिर आता है स्वस्थ लोकमत का निर्माण। स्वस्थ लोकमत का निर्माण, स्वस्थ लोकमत का निर्माण। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, पत्र पत्रिका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी, चलचित्र, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां, इनसे होता है। हमारे यहां आप दूरदर्शन पर जो विभिन्न प्रकार के नाटक जो प्रसारित हो रहे हैं वो देखिए। मैं कुछ डायरेक्टर्स या निर्देशक के नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं। उन्होंने तो सुनियोजित ढंग से इस भारत को, अखंडित भारत को खंड खंड करने के लिए, हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के लिए जानबूझ करके ऐसा साहित्य परोसा जिससे हमारा समाज और परिवार टूटने लगे। टीवी पर जितने भी नाटक आ रहे हैं, उन नाटकों में आप देखिए, एक महिला का जो कैरेक्टर है या जो चरित्र है, उस नाटक में ट्रायंगल चल रहा है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में टूटता परिवार, बिखरता कुटुंब, ये भारतीय संस्कृति के अंग थे क्या? मेरे को एक भी सीरियल बता दीजिए, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा निश्चित रूप से थोड़ा परिवार को जोड़ने की बात करता है, बाकी आप कोई भी सीरियल ऐसा बता दीजिए जिससे जुड़ाव हो या राष्ट्र की एकता बने, ऐसा कोई नाटक या सीरियल किसी भी चैनल पे आ रहा है। प्रत्येक में समाज को तोड़ने के लिए, प्राचीन कालखंड में हमारे चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या उससे पूर्व जो बालक पढ़ते थे, उनमें इस प्रकार के चरित्र का निर्माण किया जाता था, इस प्रकार के आचरण का निर्माण किया जाता था, जिससे वह अपने सद्गुणों के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए ही जिए, ऐसा आचरण उसको करने के लिए मजबूर किया जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ऐसा आचरण मिलता है क्या? सुनियोजित ढंग से खंड खंड करने की योजनाएं जगह जगह पर बन रही। फिल्म उद्योग समाज के सामने फिल्मी साहित्य ने क्या परोसा है, आज दिन तक क्या परोसा, देखिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। राष्ट्र की एकता को जोड़ने की कई बात दिखाई है क्या उन्होंने? क्या विश्व गुरु भारत ऐसे ही था क्या? ऐसा नहीं था। आपको हमारी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। आज नहीं तो 5 नहीं तो 50 साल बाद में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस स्वस्थ लोकमत के निर्माण में फिल्मी उद्योग के लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे समाज को बिखराव की ओर अग्रसित किया, धकेला।
उन्होंने जितने भी चलचित्र बनाए, जितनी भी फिल्में बनाई, सब फिल्मों में इसी प्रकार की चीजों को परोसा जो भारतीय संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं। उसने रामचरित्र मानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, किसी पे कोई फिल्म नहीं बनाई। भगवान कृष्ण के कोई चरित्र को उन्होंने पेश भी किया है, तोड़ मरोड़ के किया है। अरे उन्होंने तो भगवान शिव को भी नहीं बख्शा। तो इस प्रकार जो स्वस्थ लोक मत के निर्माण के जितने भी कारक थे, उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई। उसी नकारात्मक भूमिका के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। हमें चेष्टा होनी चाहिए, साहित्य समाज का दर्पण है। अब कुछ फिल्म उद्योग के लोग थोड़े जागृत हुए हैं। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं, ये जागृति भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये जागृति और बढ़े, ताकि अच्छे चरित्र जो भारत के थे वो लोगों के सामने आए। हमारा सद साहित्य विलुप्त कर दिया, लोगों के स्मृति पटल पर विस्मृत कर दिया, सुनियोजित ढंग से कर दिया। आज का युवा हमारे प्राचीन कालखंड की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो ऐसा प्रबल मन से प्रयास होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता है वो बनी रहे। भाषा और धर्म के मामले में सहिष्णुता, भाषा और धर्म के मामले में सहिष्णुता, आज दिन तक राजनेताओं ने, क्षत्रपों ने अपनी राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए सदैव भाषा और धर्म को आधार बना करके धार्मिक कट्टरता को, सांप्रदायिकता को, भाषाई रक्तरंजित संघर्ष को बल देकर के अपने हितों की पूर्ति की। अरे विश्व गुरु भारत, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व अपना कुटुंब है, ऐसा भाव रखने वाला क्या भाषा के आधार पर रक्तरंजित संघर्ष कर सकता है? धर्म, जहां कोई धर्म था ही नहीं, सनातन एक धर्म ही था संपूर्ण आर्यव्रत में। उसके बाद अखंड भारत को हम देखें, उसमें भी सनातन धर्म ही था। तो धर्म के नाम पर जो नंगा नृत्य हो रहा है, ये राष्ट्र की एकता को गहरा आघात पहुंचाता है। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़े बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रहा है। भाषागत और धर्मगत जब तक एकता प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार रक्त रंजित संघर्ष होते रहेंगे और हमारी अखंड जो राष्ट्रीय एकता है वो खंड खंड होती रहेगी। इसलिए स्वस्थ मन से ऐसा प्रयास होना चाहिए, बिना किसी आग्रह और दुराग्रह के ऐसा प्रयास होना चाहिए ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। संस्कृति का आदान प्रदान,
का आदान प्रदान। हमारे यहां विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां थी, लेकिन गौरवपूर्ण संस्कृति जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, जिस पर हमें गर्व है, वो क्या थी? सनातनी संस्कृति। वैदिक कालखंड की उस संस्कृति की न केवल हमें गर्व होता है, बल्कि विश्व भी उस संस्कृति का अनुकरण करता था और भारत को विश्व गुरु मानता था। उस संस्कृति के बारे में हम आज के युवा को पूछे, अरे आश्चर्य होगा जब आज के युवा को ये पूछे कि आपके परदादाजी, परदादा, आई थिंक ग्रैंडफा, बस खत्म। ऐसा नहीं होता था। हमारी संस्कृति के जो नैतिक मूल्य थे, वो हम बाल्यकाल से ही बच्चों के मन में इसी प्रकार भरते थे। वो कूट कूट करके संस्कृति के जो सांस्कृतिक मूल्य या भारतीय संस्कृति की जो मूल प्रकृति है, उसको भरा जाता था। कालांतर में वो अखंडित योजना अखंड भारत की ओर चलती रहे। इस प्रकार का प्रयास भारत में होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकीकरण है वो बना रहे। इसी राष्ट्रीय एकीकरण का अंतिम जो आयाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सब चीजों को चलाता है, राजनीतिक दल, उनकी जो संकीर्ण सोच है वो समाप्त होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दलों की भूमिका, तो राजनीतिक दल जो है उनको संकीर्णता की सोच से ऊपर उठ करके इस प्रकार की भावना को प्रबलतापूर्वक प्रतिष्ठित करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता है वो फलीभूत। ऐसा प्रयास स्वच्छ और स्वस्थ मन से होना चाहिए। राजनीतिक दल अभी जो हमारी संघ सरकार है, उसमें कुछ लोग और कुछ राज्यों के लोग हैं ऐसा प्रयास कर रहे हैं। वो किसी राजनीतिक दल, विभिन्न, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, प्रत्येक में कुछ अच्छे लोग हैं। वो यदि प्रबल मन से ऐसा प्रयास करें और संकीर्णता की राजनीतिक सोच को त्याग करके यदि चेष्टा करे, तो वही राष्ट्रीय एकता पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है। वही राष्ट्रीय एकता पुनः प्रतिष्ठित हो सकती है। तो आज जो हमने पढ़ा है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधक तत्व है उनका निराकरण, या राष्ट्रीय एकता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसमें हमने पूरा एक रेखा चित्र खींचने की कोशिश की है। उसमें जैसे कुछ उल्फा है, जेकेएलएफ है, उन तत्वों के बारे में थोड़ा आपने चर्चा नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर में जो अलगाव का भाव था, वो स्वतंत्रता के समय से ही फलीभूत रहा। 90 के दशक के उत्तरार्ध में प्रयास हुआ, आंशिक रूप से सफलता भी मिली, लेकिन वही अलगाव का भाव पुनः प्रतिष्ठित हो गया और वही डबली और वही रहा। वर्तमान की सरकार ने निश्चित रूप से स्वच्छ और स्वस्थ मन से ऐसी चेष्टा की है। वहां जो अलगाव का भाव जो उत्पन्न कर रहा था,
उसको हटाया। प्रयास इस प्रकार का भी किया जा रहा है कि वहां से जो हमारे बंधु विस्थापित तो हुए हैं, उनका नाम केवल कश्मीरी पंडित दिया। वो पंडित नहीं थे, सारे सभी जाति बिरादरी के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे। वो सुनियोजित ढंग से कहा गया था। कुछ बातें ऐसी होती जो कही नहीं जाती है। तो ऐसी चीजें हैं, उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है। वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता को प्रबलता से, अलगाव के भाव को समाप्त किया जा रहा है। और दूसरा क्या होना चाहिए, राजनीतिक, प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जो स्तर है, यानी कि समाज के सब लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार का भाव है, वो संचारित करना चाहिए ताकि वो एकता है वो प्रतिष्ठित हो जाए, स्थापित हो जाए। राष्ट्रीय एकता परिषद हो चाहे हमारा अंतर्राज्यीय परिषद हो, प्रत्येक क्षेत्र में एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रतिष्ठित करने वाले आयाम को स्वच्छ और स्वस्थ मन। आज 50 मिनट के वीडियो में केवल एक ही शब्द ही चला है। उस मन से प्रयास होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति की वही पुनः जो मूल प्रकृति है उसकी ओर अग्रसित होकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता पुनः प्रतिष्ठित की जा सके।